तो प्रभावित करने वाले कारक, तो किसको प्रभावित करने वाले? हम देखेंगे कि नाभिकीय आकर्षण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और उस आधार पे हम एक एक चीज के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले देखिए नाभिकीय आवेश, पहला कारक है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश हमेशा आकर्षण बल को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आकर्षण को ये बढ़ाता है। तो नाभिक पर जितना आवेश होगा आकर्षण उतना अधिक होगा। तो मैं इसको समानुपात है आकर्षण बल, और आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी कम हो जाएगी। तो आकर्षण बल ज्यादा हुआ तो त्रिज्या कम होगी, ये बढ़ेगा तो ये घटेगी। और आकर्षण बल ज्यादा होगा तो आयरन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ेगा। तो याद रखिए नाभिकीय आकर्षण या नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु के नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ जाने से परमाणु त्रिज्या घट जाती है। अगर परमाणु त्रिज्या से पूछ रहा है तो, अगर पूछ रहा है कि आयनन ऊर्जा पे क्या असर पड़ता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से आकर्षित करें तो उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी। दूसरा कारक है परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है ना। जैसे परमाणु छोटे आकार का है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, परमाणु बड़े आकार तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और नाभिकीय आकर्षण या हम इसी को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा। तो 1/, लिख दिया इसको, प्रभावी आवेश क्या हो जाएगा, घटेगा। तो थोड़ा सही तरीके से लिख जाए। और नाभिकीय आवेश अगर कम होगा, आकर्षण घटेगा, तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। त्रिज्या बढ़ेगी तो ये सब घट जाएंगे, आयन का मान कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक पॉइंट को पकड़ लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो बन जाएगा। अगला है परिरक्षण प्रभाव। ये हमने पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार समझा देता हूं। जैसे ये नाभिक है, पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है। हम हमारे 24 कोष के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नाभिक का आकर्षण पड़ रहा है वो देखना चाहते हैं। तो ये जो भीतर की ओर इलेक्ट्रॉन है ये नाभिकीय आकर्षण को बाहर आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। इस रुकावट को ही नाम दिया जाता है परिरक्षण प्रभाव। तो रुकावट ज्यादा होगी तो बाहर के इलेक्ट्रॉन नाभिक का आकर्षण कम पहुंचेगा, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर घट जाएगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें सेम रहेंगी।
ठीक है, आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। चौथा, भेदन प्रभाव, उपकोषों का भेदन प्रभाव। उपकोषों का भेदन प्रभाव। भेदन प्रभाव का मतलब, मैं उदाहरण लेता हूं। आप देखिए, एक चौथे कोष में होता है 4s, 4p, 4d, 4f। एक बहुत कॉमन सी बात अगर समझे तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 4s में, बाद में 4p में, और बाद में 4d में, और बाद में 4f में। यानी नाभिक से ज्यादा नजदीक होगा s, उससे थोड़ा दूर होगा p, उससे ज्यादा दूर होगा d, और उससे बहुत दूर होगा f। तो भेदन प्रभाव का मतलब होता है एक ही कक्षा के कोष नाभिक के कितना नजदीक है। तो हम देखते हैं कि भेदन प्रभाव s ज्यादा है, क्योंकि s सबसे अंदर आ गया है। उसी चौथे नंबर की कक्षा का ही s है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अंदर घुसा हुआ है। तो s कक्षा का भेदन प्रभाव ज्यादा है, p का कम है, d का कम है, f का बहुत कम है। तो भेदन प्रभाव जिसका ज्यादा होगा वो नाभिक के ज्यादा नजदीक आएगा। नाभिक के ज्यादा नजदीक आएगा तो उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा, यानी s कक्षा पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा। p पे कम होगा, d पे और कम होगा, f पे और कम हो जाएगा। तो आकर्षण जैसे जैसे कम होगा, नाभिकीय आकर्षण जैसे जैसे कम होगा या प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे घटेगा, त्रिज्या भी घटेगी, त्रिज्या बढ़ेगी, सॉरी, त्रिज्या और नाभिकीय आवेश में व्युत्क्रम संबंध है। बाकी आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब उस हिसाब से होते जाएंगे। तो ये चार महत्वपूर्ण प्रभाव हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम कुछ अपवादों पे, कुछ अपवादों पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अपवाद, हम देखते हैं आयनन ऊर्जा में क्या अपवाद देखने को मिला। हमने आयनन ऊर्जा में पढ़ा था कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर हम लिथियम से तुलना करें तो बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए, बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, कार्बन का उससे ज्यादा, नाइट्रोजन का उससे ज्यादा, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और इधर नियॉन। मामला गड़बड़ होता है यहाँ। वास्तव में आयनन ऊर्जा यहाँ ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। तो हम इसको देखते हैं। वास्तव में नियम के अनुसार ऑक्सीजन प्रथम आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से अधिक होनी चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं प्रयोग करके तो हम पाते हैं कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ज्यादा है। तो एक प्रश्न बन गया हमसे, प्रश्न बना नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है, क्यों है भाई? तो आप नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1s2 2s2 2p3। ऐसे ही ऑक्सीजन का लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p4। अब ये p3 को डब्बे में बनाइए।
इसको बताइए, 1 2 3 ये 4। अब आप ध्यान से देखिए, तो नाइट्रोजन के पी कक्षक में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कुंड के नियम के बाद मैंने आपको बताया था कि ये अर्धपूरित है। अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होता है, जबकि ये कम स्थायी, ना तो अर्धपूरित है और न ही पूर्ण पूरित है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि नाइट्रोजन का पी कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, अतः यह अर्धपूरित है और अधिक स्थायी होता है। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं। अब इसी प्रश्न को आगे बढ़ा दिया जाए तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की द्वितीय आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से ज्यादा है। उल्टा हो गया मामला। क्यों? प्रथम आयनन ऊर्जा मतलब पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो नाइट्रोजन में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, ऑक्सीजन में कम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑक्सीजन में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, नाइट्रोजन में कम। ऐसा क्यों? तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप क्लियर देख सकते हो, नाइट्रोजन के पी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बच गया उसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में 4 था, एक निकल गया, कितना बच गया? तो अब ये अर्धपूरित है और अधिक स्थायी। और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ऑक्सीजन का पी कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन युक्त यानी अर्धपूरित हो जाता है, जो ज्यादा स्थायी है। इसलिए ऑक्सीजन के अगले इलेक्ट्रॉन यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह पहला अपवाद है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आयनन ऊर्जा का कोई भी अपवाद पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनमें आप देखिए कि हमने पढ़ा हुआ है कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो एक समूह है इन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये घटना चाहिए। मामला इधर तो सही है, यहां गड़बड़। ये अपवाद हो गया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये क्लोरीन से क्या है? कम है। क्यों कम है? जब भी इस तरह का प्रश्न आए, पहला काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का होता है। तो शुरुआत करने से बन जाएगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p5 और इसका p बना दें। 1 2 3 4
5। 2D नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2D नाम का कोई कक्षक होता ही नहीं है, इसलिए यहां उसकी संभावना नहीं है। क्लोरीन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3D होता है भले खाली रहे। तो इसलिए यहां 3p में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। 3D में खाली है हमारा। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको इसमें जोड़ना है, चाहे इसमें और इसमें। फ्लोरीन के केस में देखने पे हमको आता है कि फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कोई कक्षक खाली तो नहीं है बिल्कुल, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को इस p कक्षक में ही यहां पे जगह मिलेगी आखिरी वाले में, लेकिन आखिरी वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन पहले से है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, ये भी ऋणावेशित, समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कोई कक्षक उपलब्ध नहीं है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को p कक्षकों में पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा। उसकी मजबूरी है कि वो p में आए। अब p में आना तो चाह रहा है, लेकिन p में पहले से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, बताओ मुंडन, तो उसका आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जितने आराम से वो घुस सकता था उतने आराम से नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन के पास रिक्त कक्षक है, रिक्त डी कक्षक है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है यहाँ आए, तो इनमें से किसी में भी घुस सकता है, यानी उसके पास जगह काफी है, इसलिए वो रिक्त कक्षकों में आसानी से स्थान ग्रहण कर सकता है, और इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करेगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षकों या रिक्त कक्षकों का अभाव होता है, रिक्त कक्षक नहीं पाए जाते, इसलिए प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन को p कक्षक या 2p कक्षक में ही प्रवेश करना पड़ता है, जहां पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उसका प्रवेश करना कुछ कठिन हो जाता है। जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में रिक्त या खाली डी कक्षक पाए जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन आसानी से स्थान